हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। पहले इसका नाम था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, अब नाम चेंज हो गया है। साथ ही साथ इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जयप्रकाश नारायण, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, दीनदयाल उपाध्याय। सो वो एडेड टॉपिक्स भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट द इमरजेंसी ऑफ इंडिया, जैसे कि इमरजेंसी जब लगी थी हमारे यहाँ 1975 में, उसके बारे में पूरा मैं इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी किसने लगाई, किसकी सरकार ने लगाई, क्या इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था एंड इमरजेंसी की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, दिस इज़ ऑल विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। बैकग्राउंड टू, अब भी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो एटलीस्ट उससे पीछे का पता होना चाहिए क्या चल रहा था। तो बैकग्राउंड देखो, इमरजेंसी से पहले अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि इंदिरा गांधी इमर्ज एज अ प्रोमिनेंट लीडर, एक बड़ी लीडर की तरह इंदिरा गांधी टावरिंग लीडर की तरह सामने निकल कर आई। बड़े बड़े जो पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने उनको साइडलाइन करा एंड शी इमर्ज्ड एज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर। सेकेंडली, पार्टी पॉलिटिक्स पोलराइज हो गई थी। पोलराइज होना मतलब देखो क्या, पहले तो एंटी कांग्रेसिज्म चला, यानी कि सब कांग्रेस के खिलाफ हो गए। एंड एक समय ऐसा आया जब सब इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए, शुरू हो गए, तो पोल्स बन गए थे। एक साइड इंदिरा गांधी की कांग्रेस, एक साइड बाकी सभी पार्टीज। एक समय था जब एक साइड कांग्रेस, एक साइड बाकी सभी पार्टीज, तो पोलराइजेशन हो गया था हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। देन उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी लगी 1975 में। उससे पहले अभी आगे हम ये डिटेल में भी पढ़ेंगे। देयर वर टेंशंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। जुडिशरी जो हमारी गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारा हाई कोर्ट है, उसके बीच में, कोर्ट्स के बीच में, जुडिशियल सिस्टम के बीच में, एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, उसके बीच में ऐसा पहली बार हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही थी, उनके बीच में आपस में मतभेद हो रहे थे। तो वो क्यों हुए, दैट वी विल स्टडी, एंड यही सब रीजन है हमारे इमरजेंसी लगने के। देन देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस, वी नो, एंड कांग्रेस में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, कांग्रेस की लीडर थी इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड कर देती है हमारी कोर्ट। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दीज वर ऑल द रीजंस जिसकी वजह से हमारी इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इमरजेंसी से पहले का ये तो हमने पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पढ़ा कि पॉलिटिक्स कैसी चल रही थी। नाउ विल स्टडी द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, यानी कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही थी, क्योंकि अगर इमरजेंसी लगी है तो ऑब्वियस है बहुत सारे रीजंस को कंसिडर करा गया होगा। तो देखो 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, बाकी लोगों ने दिया था इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी जीत गई थी इलेक्शन बहुत ही अच्छे से। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। तो क्या गरीबी हटी थी? नहीं, इंडिया की कंडीशन बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। साथ ही साथ बांग्लादेश वॉर हो गया हमारा 71-72 में, एंड उससे 8 मिलियन रेफ्यूजीज कहो आप लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए। तो इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम हो गई इंडिया के अंदर। हम खुद ही सेल्फ रिलायंट नहीं थे, हमारे पास खुद ही खाने के लिए नहीं था, एंड देयर वाज अगेन द रेफ्यूजी प्रॉब्लम। और जब भी कोई वॉर होता है तो 10 साल पीछे एक नेशन चला जाता है, और उस समय पे गरीबी तो ऑलरेडी थी, वॉर हो गया, सोने पे सुहागा हो गया, एंड एट दैट टाइम इंडिया वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और क्या हुआ, जब हमारे को इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई इंटरनेशनल पावर हेल्प करने के लिए आती है, बट नहीं, इस समय पे हमें किसी इंटरनेशनल पावर ने हेल्प नहीं करा। यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर, और हमने चुना नॉन अलाइनमेंट, तो इस वजह से यूएसए ने भी हमें एड करना बंद कर दिया था। इसलिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था इकोनॉमिकली। ऑयल प्राइस राइज हुए थे इस समय पे पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ऑयल का प्राइस राइज होता है तो बाकी सभी कमोडिटीज़ रिलेटेड टू इट का भी प्राइस राइज हो जाता है। 23% ऑयल राइज हुआ था इन 1973 एंड 30% हुआ इन 1974। 1 मार्कर में कभी आ सकता है बिकॉज अभी आपका मल्टीपल चॉइस ज़्यादा आएगा, सो यू कैन राइट इट डाउन इन योर रजिस्टर। और क्या हो रहा था, इंडिया की जो ग्रोथ थी, द जीडीपी वाज गोइंग डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, सैलरीज काटी जा रही थी, एम्प्लॉयज़ की फ्रोज कर रहे थे। तो डिसेंटिमेंट तो आएगा, लोग क्या खुश रहेंगे ऐसी सरकार से? जीडीपी जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, सैलरी तुम हमारी रोक रहे हो, तो देयर वर फुल टेंशन, इकोनॉमिक टेंशन इन द कंट्री। सेकेंडली, मॉनसून फेल हो जाता है 1972 का 73 का, बारिश नहीं आती तो सूखा पड़ जाएगा। अब जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उस पर भी इफेक्ट आया। फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था 8% नीचे गिर गया। रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आई थी हमारे यहाँ, तो इस वजह से इंडिया और ज़्यादा बुरे हालत में आ जाता है। एंड तब जब ऐसी सिचुएशन है तो क्या प्रोटेस्ट नहीं होंगे? यस, प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। अपोजिशन पार्टीज़ ने
प्रोटेस्ट करने शुरू करे। पहले स्टूडेंट्स यूनियन बनी, उन्होंने प्रोटेस्ट करे, फिर उन्होंने किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच करा उसकी, क्योंकि देखो अगर कोई भी प्रोटेस्ट है उसके ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए, तभी वो प्रोटेस्ट मीडिया में आता है और कोई पॉलिटिकल लीडर से एसोसिएट होता है, तभी जो प्रोटेस्ट होता है वो सबके सामने आ पाता है। तो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करे, फिर पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज उसमें ज्वाइन हुई एंड इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन शुरू हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार ने गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन शुरू हुआ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग ये चाहते थे। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, एक मार्क्सिस्ट ग्रुप बना। मार्क्सिस्ट कौन होते हैं? मार्क्सिस्ट वो होते हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, ना ही वो किसी लीनियंट वेज में बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन रैडिकल मेथड्स, यानी कि कुछ भी करो, हथौड़ा चलाओ, कोड़े चलाओ, कुछ भी करो बट सोसाइटी में डेवलपमेंट लेके आओ। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग के अंदर, पीजेंट मूवमेंट के थ्रू। इनके लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के एक लीडर थे चारू मजूमदार, ये इसके लीडर थे। धीरे धीरे ये नक्सलबारी रीजन के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो जो चारू मजूमदार थे उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। लेनिन सोवियत यूनियन के एक लीडर थे लेनिन, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी, बिल्कुल रैडिकल आइडियोलॉजी थी। उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे CPIML बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और यही है हमारे नक्सलीट्स। हम सबको नक्सलीट्स के बारे में कभी ना कभी सुनने को मिल जाता है, तो यही है नक्सलीट्स जो CPIML आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। नक्सलीट्स किसने बनाया था? चारू मजूमदार ने ये बनाया था नक्सलीट ग्रुप। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ आपको समझ में आ गया है इतने से पैराग्राफ में कि व्हाट वाज द नक्सलिट ग्रुप। जब इतना सारा अनरेस्ट चल रहा था, इकोनॉमिक अनरेस्ट, तो जब बंगाल के वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो वहाँ से नक्सलिट्स शुरू हुए और अब इंडिया के काफ़ी हिस्सों में नक्सलिट्स ग्रुप हैंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट मूवमेंट। देखो अभी भी अगर आप देश की सिचुएशन देखो, अगर इकोनॉमी डाउन जाएगी तो कभी ना कभी किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा होता है। तो उस समय पे गुजरात एंड बिहार बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। फूड प्राइसेस हाई हो रहे हैं, करप्शन बढ़ा है, सैलरीज मिल नहीं रही, तो प्रोटेस्ट लाजमी था। तो गुजरात एंड बिहार के अंदर मूवमेंट हुए, प्रोटेस्ट कह सकते हो आप इनको। तो फर्स्ट गुजरात मूवमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। जनवरी 1974 के अंदर स्टूडेंट्स ने अनरेस्ट करा। स्टूडेंट्स ये क्यों करे भैया? उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, खाने के प्राइस राइज हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है कंट्री में, सब कुछ महंगाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स ने फूड ऑयल के और बाकी सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ और करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करा। उन्होंने डिमांड करा कि ये जो सरकार है इसको गिरा दिया जाए, एक नई सरकार बने जो इन सब सिचुएशंस में से हमें बाहर निकाले। मेजर ऑपोजिशन पार्टीज़, मैंने आपको बता दिया प्रोटेस्ट को ऑपोजिशन पार्टीज़ ज्वाइन करती हैं। मेजर ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा एंड एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? वो हमारे मोरारजी देसाई। ये आए ये जो मूवमेंट था इसके ऊपर अपना हाथ रखने के लिए। मोरारजी देसाई, अगर तुम्हें याद हो लास्ट चैप्टर में, तो वो इंदिरा गांधी के स्टार्टिंग से ही एक ओपोनेंट टाइप थे और जब वो आए तो बिल्कुल ही इंदिरा गांधी को तो ये लगने लगा ये तो मूवमेंट फिर से मेरे खिलाफ शुरू हो गया है। एंड देखो जब इतना ज़्यादा अपोजिशन स्टार्ट होता है गुजरात के अंदर, तो उस समय पे गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? देखो अगर किसी स्टेट में अगर कंडीशन ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उस समय पर गवर्नर के कहने पर प्रेसिडेंट लग जाता है। तो गुजरात में लगा दिया गया प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। लोगों ने कहा कि फ्रेश इलेक्शन करो, हमें कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, एक नई सरकार चाहिए, हमें दोबारा से इलेक्शन कराओ एंड लेट्स डू द फ्रेश इलेक्शंस। इसीलिए मोरारजी देसाई जो थे वो बैठ गए धरने पे बैठे, जैसे अन्ना हजारे बैठे थे ना दिल्ली के अंदर करप्शन के खिलाफ, उस समय पे बैठे। 1974 के अंदर गुजरात में मोरारजी देसाई धरने पे बैठे कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा जब तक आप फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराओगे। एंड इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर, जब प्रेशर बनेगा तो सरकार काम करेगी। उस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जून 1975 में फ्रेश इलेक्शन हुए, 1 मार्कर है, याद कर लेना। एंड क्या होता है रिजल्ट? हम सब सोच ही सकते हैं कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में कांग्रेस हार जाती है। हमें नहीं बताया किसकी सरकार बनी, बट कांग्रेस हार जाती है। तो यहाँ से कांग्रेस की डिफीट होनी स्टार्ट हो गई। पहली चोट लगी इंदिरा गांधी को, उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद आते हैं बिहार में क्या मूवमेंट हुआ? जैसे गुजरात में मूवमेंट हुआ वैसे ही हुआ मूवमेंट बिहार के अंदर। ये भी स्टूडेंट्स ने करा मार्च 1974 के अंदर, राइजिंग प्राइसेस प्लस करप्शन के खिलाफ। और जैसे ही एक लीडर की जरूरत होती है मूवमेंट के ऊपर हाथ रखने के लिए, तो वैसे ही जयप्रकाश नारायण को अप्रोच कर स्टूडेंट ने। ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ सोशलिस्टिक पार्टी
जवाहरलाल नेहरू के टाइम से वो बहुत ही एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, बट उसके बाद कुछ समय बाद ही लेफ्ट द पॉलिटिक्स और वो सोशल वर्क के अंदर लग जाते हैं। उस समय पे बच्चे जाते हैं उनके पास, स्टूडेंट्स, एंड कहते हैं प्लीज़ जॉइन अ पॉलिटिकल अनरेस्ट, हमें प्रोटेस्ट में आप हमारा साथ दो, एंड वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइजेस प्लस करप्शन। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको प्रोटेस्ट में आपका साथ दूंगा, बट आई वॉन्ट वन थिंग दैट ये जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल ही नॉन वायलेंट होगा, यानी कि गांधी जी के तरह, ये जैसे गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा ये प्रोटेस्ट हिंसा में कोई भी हिंसा नहीं होगी इसमें। सेकेंडली व्हाट ही सेड वाज दैट इट विल बी अ मास एगिटेशन। उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट में नेशनल अपील होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है खाली बिहार के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, बिहार नहीं बाकी सभी स्टेट्स में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ये मूवमेंट को हम मास एगिटेशन नेशन वाइड लेवल पे लेके जाएंगे, खाली बिहार में ये मूवमेंट सीमित नहीं रहेगा। बच्चे भी मान गए एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, एंड काफ़ी सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड द प्रोटेस्ट स्टार्टेड। और क्या होता है, हमारा टोटल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की मांग करते हैं जयप्रकाश नारायण जी, प्लस ही आज फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी, रेड से मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। अब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ है तो मांग भी तो होगी, तो मांग करी गई किसकी, टोटल पॉलिटिकल एंड सोशल रेवोल्यूशन की, प्लस इन्होंने ट्रू डेमोक्रेसी मांगी, यानी कि ये जो प्राइस राइज हो रहे हैं, इकोनॉमी नीचे जा रही है, जो पॉलिटिक्स में गड़बड़ी हो रही है उसमें चेंज लाया जाए। एंड इनफैक्ट जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में ही झगड़े होने लग गए, मतभेद होने लगे, अभी आगे पढ़ाऊंगी, तो क्या कहा गया, भैया वी वांट ट्रू डेमोक्रेसी, व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। इसलिए स्ट्राइक्स हुई, बंद हुए, गेरोहाज, यानी कि एक यही तरीके है प्रोटेस्ट करने के, सदियों से चले आ रहे हैं, ये सब हुआ, लोगों ने अपना अनरेस्ट दिखाया। एंड देन फेमस पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट हुई 1975 के अंदर। जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाहा, एंड इसी समय पे हमारी रेलवे वर्कर्स की भी नेशन वाइड स्ट्राइक हुई थी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, बट स्टिल देयर वाज अ स्ट्राइक। एंड 1975 के अंदर पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट होती है, सब लोग मिलकर पार्लियामेंट तक जाते हैं। इट वॉज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली, आपको याद रखना है ये, फॉर द वन मार्कर। एंड क्या बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज भी इसको ज्वाइन करती है, जैसे कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, लोक दल एंड सोशलिस्टिक पार्टी। तो दिस इज अ वन मार्क क्वेश्चन, किस किसने ज्वाइन करा था, यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। एंड क्या कहा, अब देखिए चलने लगा जयप्रकाश नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। ये सोचने लगे कि जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर सकते हैं, एंड ही विल बी बेटर देन हर, ऐसा लोग कुछ कहने लग गए। एंड कुछ क्रिटिक्स भी थे जयप्रकाश नारायण के उस समय पे, दे वर सेइंग दैट ये मास एजिटेशन की तरफ क्यों लेकर जानी है स्ट्रगल को, there were some critics also। और क्या बन गया था, it was becoming anti कांग्रेस rather than opposing just the government। क्या मतलब कि हुआ कि एंटी कांग्रेस बन गई थी। अब क्या था, हमें दिक्कत कोई कांग्रेस से थोड़ी थी, हमें तो दिक्कत सरकार गवर्नमेंट चीज़ से थी कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, प्राइस राइज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो द प्रॉब्लम वॉज विद द गवर्नमेंट, बट फोर फ्रंट पे क्या आ रहा था कि प्रॉब्लम कांग्रेस से हो रही है, ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट से थी। अगर किसी और की भी सरकार होती और प्राइस राइज हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो बच्चे तो तब भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते। तो दिस वॉज द मेन इशू, जो आप कहो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट क्यों हो रहा था, कि इंदिरा गांधी को भी ये लग रहा था कि सब मेरे खिलाफ है, सब कांग्रेस के खिलाफ है, एंड आउट फ्रंट पे भी यही शो हो रहा था, ये नहीं लग रहा था कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहेगा। तो दिस वॉज द ऑल सिनेरियो। नाउ रेलवे वर्कर स्ट्राइक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वन मार्कर्स। देखो MCQ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो इन एक भी चीज़ को हमें नहीं छोड़ना है। 1975 के अंदर होती है, NCCRCRS के तहत, उनकी लीडरशिप के अंडर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। फुल नेम क्या है इसका, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे स्ट्रगल। एक कमेटी है रेलवे वालों के स्ट्रगल के लिए बनी है। इनके लीडर थे उस समय पे जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने स्ट्राइक को, मतलब उनकी लीडरशिप में ये स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक की डिमांड क्या थी, बोनस मांगी सारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने, प्लस उन्होंने बेटर सर्विस कंडीशन मांगी। उन्होंने कहा हमें अच्छी सर्विस की कंडीशन चाहिए कि हम ढंग से अपना काम कर पाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ लेबर अनरेस्ट शुरू हो जाता है। जब रेलवे वर्करों ने स्ट्राइक करी तो उसी समय पे क्या होता है, दूसरी चीज़, हमारे जो लेबर होते हैं, फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए एंड फैक्ट्री वर्कर्स, उन्होंने भी अनरेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब कोई आसान बात नहीं है कहना कि लेबर वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई, सॉरी रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई। रेलवे बंद मतलब पूरा का पूरा जो इंडिया है इट वुड बी स्टैग्नेट, इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेट हो सकती थी। 20 दिन के लिए रेलवे की स्ट्राइक चली। रेलवे है, सामान इधर से उधर, गुड्स इधर से उधर, सब रेलवे के थ्रू ही तो होता है। तो पूरा का पूरा इंडिया बंद टाइप हो गया था बिकॉज ऑफ द रेलवे वर्कर स्ट्राइक। 20 दिन तक स्ट्राइक चली, बातचीत हुई, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। यानी
यानी कि जो मिलिट्री थी उसको रेलवे ट्रैक्स पे खड़ा कर दिया गया था कि प्रोटेस्ट ना हो पाए। एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े रेलवेज के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था एंड उनकी कोई बात नहीं मानी गई और 20 दिन बाद उन्हें चुपचाप अपने काम पे वापस आना पड़ा। तो स्ट्राइक का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो लोग और नाखुश हो गए। रेलवे स्ट्राइक वाले क्या खुश होंगे कि उनकी बातें नहीं मानी गई। तो दिस वॉज द सेकेंड थिंग। नाउ देयर अगेन कम द कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी। तो बिहार और गुजरात मूवमेंट तो हुआ, उसके बाद इनकी जुडिशरी के साथ भी एक प्रॉब्लम हुई। किसकी गवर्नमेंट की कांग्रेस की गवर्नमेंट मतलब इंदिरा गांधी की सरकार की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई विद द जुडिशरी। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जुडिशरी के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही थी। हमारे पास फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ पावर का। हमारे पास जुडिशरी एग्जीक्यूटिव है, सबका अपना अपना काम है, बट यहाँ पे एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाली बात आ गई थी। तो पहला प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट जो एक्ट्स पास करती है। पार्लियामेंट ने कहा कैन गवर्नमेंट अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, क्या गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस ला सकती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? चुप रह कहेगी। ऑब्वियस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो यू कैन नॉट, तुम कैसे फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हो? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स ने इतने अच्छे तरीके से बनाए हैंगे और बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट अब्रिज देम, यू कैन नॉट टच देम। तो उन्होंने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट्स को आप टच नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकती है? तो उस समय पे मना कर दिया गया कि नहीं, ऐसे ही पार्लियामेंट कोई एक्ट लागू करके नहीं कर सकती है। देयर वुड बी अ प्रॉपर अमेंडमेंट सिस्टम। तब हम प्रॉपर्टी राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, तो उसको अगर अमेंड करना है, अगर उसको कट करना है तो डायरेक्टली नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर से होगा। तो उस समय पे यही बोला गया कि नो यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स। थर्ड चीज क्या हुई? कैन पार्लियामेंट अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी। अब इन्होंने तीसरी चीज क्या लेकर आए? दलीलें दे रहे थे ये अपनी। इन्होंने कहा डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कुछ बातें लिखी हैं जो स्टेट फॉलो करना चाहे तो करे अच्छे से काम करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि डीपीएसपी को और सुंदर बनाने के लिए क्या हम फंडामेंटल राइट्स थोड़े से कम कर दें, कुछ कमी ला दें? तो सीधा साधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यू कैन नॉट डू दिस। उस समय पे केशवानंदा भारती केस होता है 1974 का, वेरी फेमस केस, 8th क्लास में हम पढ़े हैं। यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज दिस केस अबाउट। तो ये उस समय की बात है। तो एट द एंड 1973 के अंदर साफ साफ जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो कह देती है दैट देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एनी गवर्नमेंट कैन नॉट टच। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट कह देती है आप फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो ये एक टक्कर तो हो गई स्टार्ट हमारी जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में। नाउ कम द नेक्स्ट थिंग। अब दूसरी टेंशन अराइज होती है बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, वैकेंसी निकलती है फॉर सीजीआई ऑफ इंडिया और हमेशा ऐसा होता जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है इंडिया का उसको हम सीजीआई बना देते हैं, यानी कि जो उम्र में सबसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस में सबसे बड़े जज हो गए उनको सीजीआई बना देते हैं। बट ऐसा नहीं होता। कब? 1973 में ऐसा नहीं हुआ। एएन राय को सीजीआई बना दिया जाता। अब सीजीआई एएन राय कोई सबसे बड़े जज नहीं थे। 3 सबसे बड़े जज की सीनियरिटी को साइडलाइन करके उनको बना दिया, जैसे कि सबसे एक लेवल पे सबसे बड़े, फिर दूसरे, तीसरे, 3 को छोड़ के तुम चौथे नंबर वाले को सीजीआई बना रहे हो। क्यों? तो एक प्रथा जब इंडिया में चली आ रही है कि जो सबसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, जज को, आसान बात है कहना क्या, उनको बनाएंगे सीजीआई। और ये कांग्रेस की सरकार उस समय पे एएन राय को बना देती है। तो यहाँ दूसरा टेंशन शुरू हो जाता है। अब एक बार बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। एएन राय सीजीआई बन जाते हैं एंड 3 जजेस की जो सीनियरिटी है उसको साइडलाइन करती है उस समय पे कांग्रेस की सरकार। तो ऑब्वियस है नाखुश होंगे वो लोग। क्यों करती है? अब एएन राय को ही क्यों बनाया जाता है? उन 3 बड़े बड़े जजेस को जो सीनियर थे, जो हकदार थे सीजीआई बनने के, उन्हें क्यों नहीं बनाया जाता? तो देखो, दे वर नॉट द सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी। वो बिल्कुल ही जस्ट तरीके से रूल करते थे, वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अगर वो कुछ गलत करती थी तो वो उन्हें कहते थे, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बताया कि बनाया सीजीआई और एएन राय को बना दिया सीजीआई। तो दिस वॉज द मेन रीज़न। अब ये जो सब कुछ हुआ ना, पहले फंडामेंटल राइट से कर्टेल की बात हो गई, फिर सीजीआई तुमने जैसे बनाना था उसे नहीं बनाया, किसी और को बना दिया। तो यहाँ जुडिशरी के साथ पंगा ले लिया था हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ब्रांच ने। तो ऑब्वियस है कोई ना कोई अब आगे काम तो होगा, क्लाइमेक्स तो आएगा। तो ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ना कांग्रेस की, वो मिक्सअप हो रही है। अगर तो कांग्रेस को चेंज लाना चाह रही है आइडियोलॉजी के अंदर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है एंड इट इज़ गेटिंग मिक्सड अप। क्लाइमेक्स इसका क्या होता है? हाई कोर्ट रूलिंग दे देती है। हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है कि जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था, जो अभी उन्होंने हाल ही में इलाहाबाद से सीट जीती थी इंदिरा गांधी ने,
दैट वॉज इनवैलिड। वो उनके उन इलेक्शन को इनवैलिड कर देते हैं। अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उन कह देते हैं कि उन्होंने अनफेयर मीन्स से यूज़ करके उन्होंने ये सीट जीती है, उनकी सीट खारिज कर दी जाती है। शी कैन नॉट, अब वो एमपी नहीं रही तो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेंगी। तो इस वजह से उनको काफ़ी समय तक के लिए लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में भी जाना वो छोड़ देती हैं। शी वॉज फोर्स टू लीव दैट, क्योंकि उनके खिलाफ एक प्रोसीडिंग पूरी चलती है। चलो आगे पढ़ा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। एंड बिफोर दैट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, किसी भी चैप्टर के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, एनी सब्जेक्ट 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, सब नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है 11th या 12th की ह्यूमैनिटीज़ का, मैंने सभी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, तो आप जाके अपना फुल सिलेबस कवर कर सकते हो 11th एंड 12th का। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। दैट ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। तो अभी मैंने तुम्हें लास्ट बताया कि इनवैलिड कर देते हैं इंदिरा गांधी के इलेक्शन को। 12 जून 1975 को जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जज हाई कोर्ट के, कौन से जज, जगमोहन लाल सिन्हा, नाम आपको याद रखना है, 1 मार्कर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा डिक्लेयर कर देते हैं कि जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था वो इनवैलिड था। जो अभी अभी हाल ही में वो जीती थी, एमपी बनी थी फ्रॉम इलाहाबाद, दैट वाज इनवैलिड। अब उनके ऊपर कोर्ट का केस क्यों चला? शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो उनके ऊपर केस किसने करा, कैसे चल गया उनके ऊपर केस? तो देखो, राज नारायण ने उनके ऊपर केस करा था 1971 में। उन्होंने पिटीशन फाइल करा था कि इंदिरा गांधी जो ये इलेक्शन जीती हैं ये अनफेयर मीन्स से जीते, यानी कि इन्होंने इस इलेक्शन के अंदर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है अपनी इलेक्शन कैंपेन में उनका सहारा लिया है, उनका साथ लिया है। एंड बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो ये काम नहीं कर सकती थी। देखो, कोई भी रूलिंग पार्टी है, जब इलेक्शन हो रहा है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हेल्प नहीं ले सकता है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की हेल्प हम इलेक्शन कैंपेन में नहीं ले सकते। तो इनके ऊपर पिटीशन फाइल हुआ, ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने उस समय पे मदद ली थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की और ये प्रूफ हो जाता है, इसलिए इनका जो इलेक्शन है उसको खारिज कर देते हैं, इनवैलिड कर देते हैं। अब ये एमपी नहीं रहती इलाहाबाद से जो इन्होंने सीट जीती होती है वो ये हार जाती है। अब अगर ये इलाहाबाद की एमपी ही नहीं रही तो ऐसा होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर एमपी नहीं रही वो तो वो अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती थी। तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई थी इंदिरा गांधी के लिए। तो क्या होता है, अब वो हाई कोर्ट की अपील को, ये जो केस जाता है अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट 24 जून को इनको पार्शियल स्टे दे देता है। कहता है कि ठीक है, आप एमपी तो रह सकते हो बट जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स है उसमें आप अभी नहीं ज़्यादा हिस्सा लो। लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। जब सबको पता चलता है कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड हो गया एंड शी इज़ ऑन अ स्टे ऑर्डर, तो उस समय पे पूरे नेशन के अंदर इनके खिलाफ स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जयप्रकाश नारायण फोर फ्रंट पे आते हैं एंड ही डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को रिज़ाइन कर देना चाहिए इस समय पर, जब उनके ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वाई नॉट रिज़ाइन एंड गो फॉर अ फ्रेश इलेक्शन, ऐसा जयप्रकाश नारायण का कहना था। और यही हम पढ़ेंगे क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स टॉपिक के अंदर। क्या होता है, ये लोग प्लान करते हैं 25 जून 1975 को एक नेशन वाइड सत्याग्रह करने की। हमने अभी पढ़ा कि जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी क्या थी, मास एगिटेशन की। ये सबको इकट्ठा लेके सत्याग्रह करना चाहते थे, काइंड ऑफ गांधी जी वाला आप कह सकते हो, इकट्ठा लाके पीसफुल सत्याग्रह करना, इसलिए मैंने बोला है गांधी जी वाली बात। तो ठीक है, ही सेड वी विल डू अ पीसफुल सत्याग्रह। कहाँ पे करेंगे? दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, वहाँ मैंने डेट से लेकर आप देख सकते हो। तो डिसाइड हो गया, पूरी डेट डिसाइड हो गई, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर सत्याग्रह करेंगे पीसफुल वाला। और इस समय पे इन्होंने क्या कहा, जयप्रकाश नारायण ने, और जो बाकी खाली अकेले थोड़ी थे, बाकी जितने लीडर्स थे उन्होंने कहा मिलिट्री को, आर्मी को, और जो हमारी पुलिस है उसको, और गवर्नमेंट के जितने वर्कर, जैसे ये जो हमारे आईएएस होते हैं, आईएफएस के ऑफिसर्स होते हैं, इनको ये बोला कि ये जो गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी है, इसकी कोई बात मत मानो, ये तुम्हें जो भी ऑर्डर्स दे रही हो उसको फॉलो मत करो, बिकॉज ये झूठी गवर्नमेंट है, ये झूठ के बिना पे इलेक्शन जीती है। तो इस समय पे ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की कभी नहीं हुई कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को बोला जा रहा है गवर्नमेंट की बात मत मानो, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को इनवैलिड करा जा रहा है। तो दिस वॉज अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन इन विच इंडिया वॉज बीन इनटू। तो इस समय पे इंदिरा गांधी लगाती है इमरजेंसी। क्या लगाती है? इमरजेंसी, जिसको कहा जाता है आर्टिकल 352। तो जिस दिन वो प्लान होता है ना सत्याग्रह करने वाला, उसी दिन इमरजेंसी लग जाती है और वो प्लान
सारा चौपट हो जाता है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। इमरजेंसी डिक्लेयर होना मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जितनी भी पावर है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। सिटीजन्स के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल हो जाते हैं, यानी कि खत्म। यू डोंट हैव एनी राइट टू लिबर्टी, तुम कोई आंदोलन नहीं कर सकते हो, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। राइट टू लिबर्टी है तभी तो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हो, राइट टू प्रोटेस्ट है तभी तो कर रहे हो। नहीं, इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है सारे फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिया जाएंगे और नॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्डर के पे जो कंट्री है वो नहीं चलेगी। सब कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई थ्रेट है, कोई डर है, डर में लोगों को जीना पड़ता है और सारी पावर किसके, यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो टेक्निकली इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के सारी पावर अपने हाथों में ले ली थी। अब इमरजेंसी किसके द्वारा लगवाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है। तो रात को 12 बजे इन्फॉर्म करती है हमारी इंदिरा गांधी जी। फरुखुद्दीन अली अहमद उस समय पे प्रेसिडेंट थे, ये 1 मार्क करे। अगर आगे इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद को कहती हैं कि चलो आप इमरजेंसी लगा दो। वो भी लगा देते हैं इमरजेंसी और जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो नॉर्मल पॉलिटिक्स खत्म। अब कोई तुम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो, अब कोई ऑपोजिशन पार्टीज आके टीवी पे नहीं कह सकते ये नहीं करे, ये नहीं करे, ये नहीं करे। अब कोई कुछ नहीं कह सकता है, यू कैन नॉट से एनीथिंग। सेकेंडली ये क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म, इमरजेंसी लग गई और सारी पावर किसके हाथ में आ गई, ये आ गई यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। और रात को 12 बजे जिस दिन इमरजेंसी लगाई थी उससे एक दिन पहले, मतलब तुम समझ लो 24 तारीख की रात को 12 बजे ये क्या करते हैंगे, मिडनाइट, 24 तारीख की रात को 12 बजे नहीं, मिडनाइट 12 बजे ये इलेक्ट्रिसिटी भगवा देती हैं या फिर कट कर देती हैं। कहा कि जितनी भी प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी बंद तो अगले दिन अखबार तो नहीं आएगा। इस तरीके का काम शी डिड। प्रिंटिंग प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती हैं, उन किसी प्रिंटिंग प्रेस को इन्फॉर्म नहीं होता है और लार्ज नंबर पे जितने भी अपोजिशन लीडर्स जिन्होंने सत्याग्रह में अगले दिन जाना होता है, 12 बजे रात को प्रिंटिंग प्रेस की लाइट गई और जितने लीडर्स थे उनको उनके घर से उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और क्या कहा जाता है, दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब तुम सोच रहोगे भैया किस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा दी, तो ग्राउंड दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस प्लस एक्सटर्नल थ्रेट। देखो हमने सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो चैप्टर 7 है हमारी फर्स्ट बुक का, उसमें हमने पढ़ा था कि कई बार इंटरनल थ्रेट होते हैं कि सिविल वॉर हो रहा है, इस बेसिस पे इमरजेंसी लग जाती है। और एक्सटर्नल थ्रेट मतलब टेररिज्म या फिर कोई और कंट्री कुछ इंडिया के अंदर कॉन्स्पिरेंसी करना चाह रही है, इस बेसिस पे इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगवा देती हैं। और अगले दिन सुबह 6 बजे, अगले दिन 25 को लग गई इमरजेंसी, अगले दिन सुबह 6 बजे 26 जून को 1975 को जो कैबिनेट होता है, फिर कैबिनेट को जाके इन्फॉर्म करते हैं जी इमरजेंसी लगा दी हमने। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो इंडिया में इमरजेंसी के टाइम पे हुई थी। अब आगे और डिटेल में पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो 6 मार्क में इसका क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्टिंग क्या हुई, जैसी इमरजेंसी लगी कॉन्सिक्वेंस हुआ, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे या फिर जो भी लीडर जिसको लग रहा था इनको कि ये इंदिरा गांधी के अपोजिशन में खड़ा हो रहा है, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। चाहे वो सोशलिस्टिक पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के जेल में डाला गया। सेकेंड चीज़ क्या हुई, सेंसरशिप। सेंसरशिप सिर्फ हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगी थी। सेंसरशिप में क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर है वो कुछ भी छापेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से छापना पड़ेगा उसको। अगर उन्हें न्यूज़पेपर पे कुछ भी लिखना है तो वो न्यूज़पेपर की कॉपी बना के पहले एक तरीके से मान लो गवर्नमेंट को भेजेंगे। अगर गवर्नमेंट को उसमें कुछ भी गलत लग रहा है वो उसमें मार्क करके दे देगी, हटाओ इसको। तो इस तरीके की सेंसरशिप सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया में होती थी। उसके बाद से वी आर हैविंग अ फ्री प्रेस। इमरजेंसी के टाइम पर गई थी हमारा ये, एंड अभी तक इंडिया की फ्री प्रेस है, हम चाहे तो अखबार में कुछ भी छाप सकते हैं। तो सेंसरशिप लगाई गई एंड दिस वाज प्योरली, हम कह सकते हैं कि हम लोगों के साथ ये ऐसा हुआ, जो ब्रिटिशर्स का रूल था बिल्कुल ऐसा लगने लग गया था कि वो वापस आ गया है। सेकेंड चीज़ हुई जो बहुत वो थी कि बड़े बड़े लीडर्स तक को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और जो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी या आप कह लो कि रिलीजन पे बेस्ड थी, RSS जो हिंदूज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, और जामे इस्लामिया को बैन कर दिया ये कहने के लिए कि ये रिलीजन के बेसिस पे दंगे फसाद फैला सकते हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया और बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, अगर भूल गए हो तो बता देती हूँ। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जब अगर देखो किसी को अरेस्ट करना हो तो पहले पुलिस आती है, देखा था हमने मूवी दिखाते हैं वारंट दिखाओ वारंट दिखाओ। तो एक ऐसी सिचुएशन है जब पुलिस बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तुम्हें बताएगी नहीं, उठा के गाड़ी में डाल के ले जाएगी और तुम्हें लॉकअप में बंद कर देगी। ना तुम्हें ये बताएगी कि क्यों, ना तुम्हें वारंट दिखाएगी,
बस तुम्हें उठा के जेल में डाल देगी। अब तुम भी सोचोगे ऐसा क्यों करेगी? ऐसा करेगी शक के बिना पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अगर तुम्हें किसी पे शक हो रहा है, पुलिस को किसी पे शक हो रहा है कि ये फ्यूचर में कुछ बदतमीजी कर सकता है, तो उसको पहले से ही उठा के जेल में डाल दिया जाता है। दिस इज़ नोन एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। वरना अगर पुलिस को किसी पे शक है कि ही विल बी गोइंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर, तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस उसके घर पे वारंट लेके जाएगी। अगर वो कोई क्राइम, पहले क्या होगा, पहले वो क्राइम करेगा, फिर पुलिस के घर पे वारंट लेके जाएगी, फिर पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता। डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, बच्चे भूल गए होंगे क्या होता है कि क्या है। बहुत मास बेसिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ। जिस भी इंसान का लग रहा था कि जिसको भी, पुलिस को जिसका मन कर रहा था, जिसको ऊपर से ऑर्डर्स आए हुए थे, उनके साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा था, यानी कि उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा था। एंड वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। कस्टोडियल डेथ होती थी। कई माँ बाप तो इतने परेशान थे, उनके जवान बच्चों को उठा के जेल में डाल दिया ना, उन्हें यही नहीं पता चला कि क्या हुआ उनके बच्चों के साथ। कई तो टॉर्चर में और कस्टोडियल डेथ में मर भी गए। कस्टोडियल डेथ मतलब कि वहीं पुलिस की कस्टडी में वो मर गए, किसी का इनकाउंटर हो गया, देयर वाज नो रिपोर्ट। तो बहुत हाई लेवल पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का फॉलो हुआ कि हमें इस पे शक है कि कल को ये कुछ दंगा करेगा, उसे उठा के जेल में डाल दिया। और फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल ही हमारी इमरजेंसी के टाइम पे ख़त्म हो गए थे। तो दिस वाज ऑल द सिनेरियो। और क्या था, अब यहाँ नीचे देखो, पहले जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने अपना रिसेंटमेंट दिखाया। क्या उन्होंने अपने पद्मश्री अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड मिलते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको मिले थे ये अवार्ड्स, उन्होंने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए। ये उनके तरीका था दिखाने का कि व्हाट आर यू डूइंग, ये सरकार क्या कर रही है। इंडिया जो डेमोक्रेसी का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट जो सफल हुआ था, आज उसके अंदर क्या क्या हो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, शिव रामा कर्ना जो एक कन्नड़ राइटर थे, उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड रिटर्न कर दिया था। आई थिंक पद्मभूषण कौन सा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और फणेश्वर नाथ रेणु ने भी जो उनका अवार्ड था वो रिटर्न कर दिया था। तो इन दोनों का नाम वन मार्कर में आ सकता है कि इन्होंने अपना कौन सा अवार्ड वापस करा था। दिस यू हैव टू रिमेंबर। और क्या हुआ, रिट्स जितने भी थे, अब देखो किसी को लीडर को अगर अरेस्ट करा है तो वो जा सकता है ना कोर्ट में अपनी अपील लेके कि भैया हमें फालतू में अरेस्ट कर लिया हैगा। तो रिट्स होते हैं हमारे पास, ये भी हमने 11 में पढ़ा था, हेबियस कॉर्पस मंडमस। तो हेबियस कॉर्पस के रिट्स को भी खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। क्या कहा कि ना कोई रिट्स है ना फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स आर डिफरेंट थिंग। रिट्स तब यूज होते हैं जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। अगर मेरे राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है तो मैं किसी भी रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकती हूँ, हाई कोर्ट से अपील कर सकती हूँ कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। और इमरजेंसी की सिचुएशन में इन्होंने कहा कि कोई रिट को भी इशू नहीं किया जाएगा। अब इस समय पर हाई कोर्ट्स आई सामने, हाई कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, हम रिट्स इशू कर देंगे। काफ़ी सारी स्टेट्स के हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो हम उसको रिट्स के थ्रू जस्टिस दे देंगे। तो इस काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स ने कहा था। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना ही कोई रिट इशू होगा इमरजेंसी के टाइम पे, ना ही कोई फंडामेंटल राइट किसी को मिलेगा। ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक ने दे दिया। तो दिस इज़ नोन एज द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर एग्जाम में ऐसा कब सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकते, क्यों करा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है। इसकी डिटेल में अगर आप जाओ तो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट्स तक इश्यूज करने से मना कर दिया द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो तुम सोच लो, तुम इधर से भी गए हो उधर से भी गए हो, फंडामेंटल राइट भी खत्म, कोई तुम्हारे पास उम्मीद की किरण ही नहीं है कि तुम अगर जेल चले गए हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कि तुम्हें जस्टिस मिल जाए। इस समय पे कह दिया गया कि जुडिशरी ने, लिबर्टी जस्टिस तो खत्म ही हो गया इंडिया में से, जुडिशरी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। दिस वॉज द सिचुएशन। अब पॉलिटिक्स में भी इन्होंने कुछ, यानी कि लेजिस्लेचर में कुछ चेंजेस लेकर आए। इस समय पे सरकार इमरजेंसी के टाइम पे दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करा, एक हुआ 46th अमेंडमेंट। क्या हुआ, जो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, उस पर कोई भी उंगली खड़ी नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैंने तुम्हें वहाँ स्टार्टिंग में ऊपर पढ़ाया था कि 12 जून को 1975 को क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का इलेक्शन खारिज हो गया था, इनवैलिड हो गया था। तो अब एक नया लॉ बना दिया गया पार्लियामेंट, अपना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की, इनके जो इलेक्शन है उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो ये एक्ट पास होने के बाद तो मतलब ये हो गया कि वो जो इंदिरा गांधी के ऊपर वो जो केस चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, कि अमेंडमेंट बन गया है कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो दिस वाज द फर्स्ट चेंज व्हाट दे डिड। सेकंड चेंज हुआ था 42nd अमेंडमेंट। पहले हुआ था ये 46th ये है, 47th ये, आपको याद रखना है। 42nd अमेंडमेंट क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर। अभी सरकार कितने साल की होती है, 5 साल की होती है ना। उस समय पे एक 42nd अमेंडमेंट हुआ कि सरकार का जो लेजिस्लेचर का जो टाइम है वो 5 साल से
6 साल कर दिया जाएगा, यानी कि सरकार 5 साल के लिए रूल नहीं करेगी, सरकार रूल करेगी 6 साल के लिए। तो इस समय पे इलेक्शन की तो हमें दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं लग रही थी होंगे। फॉर एग्जांपल 1971 में टेक्निक हमारे इलेक्शन हुए, पहले इलेक्शन कब हुए थे, जब इंदिरा गांधी जीत गई थी, 1971 के अंदर हुए। तो उसके बाद नेचुरली इलेक्शन कितने साल बाद होने चाहिए थे, 5 साल बाद, 71, 72, 73, 74, 75, 76। तो नेचुरली देखा जाए तो 1976 में इलेक्शन होने चाहिए थे। ठीक है भैया, करवा देते हैं 1976 में। बट जब इमरजेंसी लग जाती है तो अपने आप 1 साल बाद एक साल पोस्टपोन हो जाते हैं हमारे इलेक्शन। ये आपको याद रखना है, जब भी अगर कभी कंट्री में इमरजेंसी लगे तो जो इलेक्शंस होते हैं 1 साल पोस्टपोन हो सकते हैं। तो ठीक है, इमरजेंसी लगाते ही हमने सोच लिया था कि हमारे इलेक्शन अब 1977 के अंदर होंगे। अब इन्होंने 42nd अमेंडमेंट पास कर दिया कि 1 साल और बढ़ गया है, तो अब इलेक्शन कब होंगे, तो अब देखा जाए तो टेक्निकली इलेक्शन होने थे 1978 में। तो इस टाइप की सिचुएशन, दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, यानी कि पहले तो इमरजेंसी की वजह से 1 साल इलेक्शन पोस्ट होगा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 6 साल टाइम पीरियड कर दिया, तो अब टेक्निकली इलेक्शन 1978 में होंगे। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज के नेक्स्ट पेज पे एक आपका कार्टून भी बना हुआ है, उसमें एक बेबी चेयर के अंदर प्रैम जिसे कहते हैं, उसमें बैठे हुए हैं वो लीडर, एंड दे आर सेइंग दैट अभी तुम खुद को नहीं संभाल सकते हो, अभी तो यही सरकार चलती रहेगी, तो 1978 में इलेक्शन होंगे। दिस काइंड ऑफ अ पिक्चर इज गिविंग इन दैट कार्टून क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो एक बार रिवाइज करते कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हुआ। सेंसरशिप लगी, सेंसरशिप में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, जो ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गई और कौन सा हो गया, स्टेट्समैन हो गया, ये अपनी दिखाते थे, कोई प्रेस कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती, तो ये अपना गुस्सा कैसे दिखाते थे, जो भी जगह पे गवर्नमेंट कहती थी ये नहीं छापना तो उस पर ब्लैंक छोड़ देते थे। जैसे देखो मैंने ये लिखा हुआ है अखबार में और ये हिस्सा ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब कि जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ सेंसर्ड हैगा, कुछ सेंसरशिप हुई है। कुछ बड़ी बड़ी जो मैगजीन थी मेन स्ट्रीम एंड ऑल दैट, उन्होंने तो अपनी जो पब्लिकेशन थी वही बंद कर दी, उन्होंने कहा हम इस समय पे काम कर ही नहीं सकते हैं। एंड कुछ लीडर्स जो अरेस्ट नहीं हुए थे वो अंडरग्राउंड हो गए, क्यों पता है भैया, अगर वो सामने आए तो उन तो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अंदर डाल देंगे। एंड कईयों ने अंडरग्राउंड लीफलेट्स, मतलब ये समझ लो ब्रिटिश राज वापस आ गया था, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो अंडरग्राउंड वो लीफलेट्स निकल रहे थे, लोग डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए कह रहे थे। दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। Now let's study the next topic, controversies regarding emergency। क्या controversial बातें थी emergency की। तो देखो जब emergency ख़त्म हो जाती है, 1977 के इलेक्शन हो जाते हैं, अगली सरकार बनती है जनता पार्टी की, उस समय पे वो एक कमीशन अपॉइंट करती है जिसका नाम था शाह कमीशन। ठीक है, तो शाह कमीशन ने रिपोर्ट बनाई और उसमें सब लिखा कि देखो इमरजेंसी में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो उस रिपोर्ट को पढ़ के यही लगा कि इमरजेंसी लगाना गलत था। सेकेंडली क्या था कि हमें उससे समझ में आया, उस रिपोर्ट को देख के एंड उस कंट्रोवर्सी से समझ में आया कि जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी की कितनी वैल्यूज़ है। वी गॉट मेनी लेसन्स फ्रॉम दिस सिनेरियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या ज़रूरी था इमरजेंसी का लगना। तो हम तीनों का स्टैंड पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, मैंने वहाँ ऊपर लिखा है देखो, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। बट पूरा मेंशन नहीं है कि किस टाइप के इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इस चीज़ को समय पे कांग्रेस की सरकार ने कहा कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो अपोजिशन है, पहले गुजरात में मूवमेंट लॉन्च हो गया, फिर बिहार में मूवमेंट लॉन्च हो गया, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो काम ही नहीं कर पा रही है, हर 2 दिन बाद अपोजिशन और कोई ना कोई प्रोटेस्ट आ जाता है। तो उन्होंने इमरजेंसी इसलिए लगाई है जिससे कि वो अपना काम कर सके। उस समय पे कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी करा कि भाई सही बात है, अगर प्रोटेस्ट ही चलता रहेगा तो गवर्नमेंट काम कब करेगी। एंड जब ये इमरजेंसी लगी तो जो अर्बन मिडिल क्लास लोग थे, यानी कि जो थोड़े अपर कैटेगरी के ले लो आप, या फिर आप कह सकते हो जो रिच क्लास हो गई, अपर क्लास हो गई, या फिर अपर मिडिल क्लास, दे वर हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नहीं था, उनके जेब में पैसा आ रहा था उस समय पे। सेकेंडली जब इमरजेंसी लगी थी तो बहुत ज़्यादा दिखावा किया गया, एक तरीके से आप कह सकते हो, या 20 पिन पॉइंट प्रोग्राम्स निकाले गए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा, कि कहा गया कि लेबर जो बॉन्डेड लेबर है उनको हटाया जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आएंगे। काफ़ी 20 पिन पॉइंट प्रोग्राम्स लगाए गए कि पॉवर्टी हटाएंगे, हम इमरजेंसी में काम करेंगे, इमरजेंसी में हम खाली नहीं बैठेंगे, वी विल डू द पॉवर्टी एरेडिकेशन। तो ये सुन के पुअर लोग भी खुश थे, दैट ठीक है काम तो होगा एटलीस्ट इमरजेंसी के अंदर। बट जब शाह कमीशन ने रिपोर्ट हमें दिखाई तो हमें पता चला इतना काम उस समय पे नहीं हुआ। तो मेनली इस चीज़ को तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, जो मिडिल क्लास थी उसका एगिटेशन हुआ होगा सबसे ज़्यादा फॉर द इमरजेंसी। सेकंड क्या हुआ, सीपीआई सपोर्ट करती थी
सीपीआई ने जब इमरजेंसी लगी तो कांग्रेस का सपोर्ट करा कि कांग्रेस ने सही लगाई है इमरजेंसी। बट कुछ समय बाद जब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई और सीपीआई ने उसे पढ़ा तो सीपीआई ने अपनी गलती मानी कि नहीं, मुझे उस समय पे कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस ने गलत करा। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी। थर्ड आपको पॉइंट मेंशन करना है कि देखो, बाद में जब शाह कमीशन की रिपोर्ट है तब पता चला कि ये जितने भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे थे ये आज से नहीं हो रहे इंडिया में। ब्रिटिश राज के टाइम से अभी तक हमारे यहाँ हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, अपोजिशन लीडर्स आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और जो बिहार और गुजरात में प्रोटेस्ट हुए थे देवर पीसफुल, वो हिंसा नहीं हुई थी उनके अंदर, यानी अहिंसा नहीं हुई थी उनके अंदर, यानी कि कोई भी वायलेंस नहीं हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट थे। तो भैया किस बात का इंटरनल डिस्टर्बेंस था? अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन, कोई बंदूकें लेके चल गई होती तब तुम लगाते इमरजेंसी, तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। पीसफुल एगिटेशन पे इमरजेंसी क्यों लगाई गई? सेकेंडली होम मिनिस्ट्री के ऊपर होती है कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखिए, सब सही चल रहा है कंट्री के अंदर। तो होम मिनिस्ट्री ने भी बाद में यही कहा कि ऐसा तो कोई खतरा नहीं था। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे दे वर नॉट एंटी नेशनल। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई एंटी नेशनलिस्ट नहीं थे। कब से वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं? हाउ कैन वी से दैट दे आर अ थ्रेट टू द इंडियन यूनिटी? तो अगर कह रहे हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाया है तो गलत था इमरजेंसी लगाना। तो वॉज इट नेसेसरी का हमें समझ में आ ही गया। और ये भी बताया होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ने, और बाद में हमें पता चला कि देखो, अगर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आ रहा है, हर 2 दिन बाद प्रोटेस्ट और वो आंदोलन हो रहे हैं और गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही, तो देयर आर मेनी मेथड्स इन आर लॉ एंड ऑर्डर। हम अपने लॉ एंड ऑर्डर के भी काफ़ी रूल्स लगा के उसको सही कर सकते थे। डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है, इमरजेंसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो इतनी सारी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर की, उसके तहत भी ये जो सिचुएशन थी इसको हैंडल करा जा सकता था। एक लिखा है ड्रॉकराइन मूव था ये, मतलब ड्रैकुला वाला मूव था इमरजेंसी को लगाने का। सो दिस इज मेंशन। एंड लास्टली बुक में ये पता रखा है 4th पॉइंट में कि बाद में हम लोगों को ये दिखा, ये जो थ्रेट था इमरजेंसी इसलिए लगाई गई, ये थ्रेट इंडिया के यूनिटी के लिए नहीं था, यानी कि इंडिया की यूनिटी को कोई थ्रेट नहीं था। इनफैक्ट इंदिरा एंड जो कांग्रेस है उसको थ्रेट था। आपको पता है इनवैलिड हो गए थे उनके इलेक्शन, तो थ्रेट वॉज टू द कांग्रेस। कांग्रेस गिर सकती थी, इंदिरा गांधी हार सकती थी, थ्रेट उनको था रादर देन इंडियन यूनियन के थ्रेट था। तो विद दिस आपका ये समझ में आ गया होगा आपको कि वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी। तो हमने सबकी दलीलें पढ़ ली। कांग्रेस ने कहा हमने इसलिए लगाया, हम काम नहीं कर पा रहे। सीपीआई ने कहा मैंने गलत करा, इनका सपोर्ट करके। अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स को अरेस्ट करा गया, उस पर बाद में कहा गया कि नहीं, वो तो बहुत आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं करना चाहिए था। एंड एट द एंड ये पता चला कि इंडियन यूनियन को कोई खतरा नहीं था, इनफैक्ट कांग्रेस को खतरा था, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी में क्या हुआ? तो जब इमरजेंसी लगी तो हमें सब कुछ समझ में आ गया दैट इंडियंस कैन नॉट लिव विदाउट डेमोक्रेसी। कुछ समय बाद लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हुआ एंड वी कैन से उन्होंने 20 पिन पॉइंट प्रोग्राम्स जो लॉन्च करे, उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने कहा। प्रो पुअर होगा, पुअर्स के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सैलरीज बढ़ाई जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होंगे, जो बॉन्डेड लेबर है उनको छुड़वाया जाएगा। दिस ऑल दे सेड दैट इस हम इमरजेंसी में ये सब करेंगे, इमरजेंसी में विल बी डूइंग द वर्क। इमरजेंसी के टाइम पे ऑलमोस्ट 676 ऑपोजिशन लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला गया था। आपको ये फिगर याद करनी है, ऊपर देख लो। और 1,11,000 प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत लोगों को जेल में डाला गया था। तो टोटल जो अभी मैंने तुम्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन बताया है, तो देख लो कितने सारे लोग उस समय पे जेल में गए थे। एंड एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात शाह कमीशन की रिपोर्ट में सामने आई कि रात को 2 बजे जो दिल्ली के जनरल मैनेजर थे, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, उनको लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली का फ़ोन आता है कि बिजली काट दो सारी की सारी प्रेसेस की। रात के 2 बजे वर्बल ऑर्डर आते हैं। देखो ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये वर्बल नहीं, रिटन में मिलने चाहिए। वर्बल ऑर्डर्स पे जो वो जनरल मैनेजर थे इलेक्ट्रिसिटी वालों के, वो जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस है उनकी जो बिजली है वो काट देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था 12 बजे कटती है, नहीं, बिजली कटती है 2 बजे। 12 बजे इमरजेंसी लगती है, 2 बजे बिजली कट जाती है। उसके बाद 3-4 दिन तक जो प्रिंटिंग प्रेस है उनकी बिजली आती ही नहीं है। तो 3-4 दिन तक अखबार नहीं छपता और इतने में ये अपना सेंसरशिप अपरेटस सेट कर लेते हैं। यानी कि अब सेंसरशिप लगानी है तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह तो होगा ना। तो उतने समय के लिए एक भी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनके यहाँ बिजली ही नहीं थी। एंड जब सेंसरशिप अपरेटस लग गया तब उनको बिजली दी गई। तो रात को 2 बजे वर्बल ऑर्डर्स दिए थे लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली ने। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। डेमोक्रेसी में ये सब क्या हो रहा था। एंड बहुत सारी कस्टोडियल डेथ सामने आई थी। कस्टोडियल डेथ, आई टोल्ड यू दैट पुलिस की कस्टडी में जब मर जाता है कोई। एंड देयर वाज अभी एक और चीज़ हुई, जो लोग पॉलिटिक्स में है ही नहीं,
जिन्होंने आज तक कोई सीट जीती ही नहीं, जो पॉलिटिक्स के हैं ही नहीं, वो बड़ी बड़ी पोजीशंस हेल्ड कर, जैसे कि इंदिरा गांधी के बेटे कौन, संजय गांधी ने अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन गेन नहीं करती, ना ही वो कोई एमपी थे, ना ही कोई एमएलए थे, एंड ही वाज इनटू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे थे। ही डिड फोर्स स्टेरिलाइजेशन, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फोर्स स्टेरिलाइजेशन बहुत एक्सटेंसिव पर्पस पे करवाया, एंड इनफैक्ट पुअर्स को झुग्गी झोपड़ियों में से निकाला गया। तो ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर था, जब संजय गांधी के पास कोई पोजिशन ही नहीं है तो वो क्या करना है आके, वो क्यों स्टेरिलाइजेशन करवाने हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ थिंग। तो बिल्कुल ही आप एक तरीके से कह सकते हो जो इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो ख़त्म ही हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एंड देयर वाज टॉर्चर ऑल्सो इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड। तो अब इस सब से हमें क्या लेसन मिला, हमें दिख गया ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैं तब से यही बता रही हूँ। तो दिस gave us a lesson about the weakness and strength of India. हमें समझ में आया that without democracy we cannot survive. हमें पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी दे रखा है ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है अगर इस पावर का मिसयूज़ कर लिया जाए। सेकेंडली ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा तो वो रिटन ऑर्डर्स पे लगाएगा ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि अभी लास्ट हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे उनको बोल दिया और अगले दिन कैबिनेट को इन्फॉर्म करा कि इमरजेंसी लगा दी गई। नहीं, जब कैबिनेट बोलेगी प्रेसिडेंट को तब इमरजेंसी लगाई जाएगी, खाली प्राइम मिनिस्टर के वर्बल ऑर्डर्स पे इमरजेंसी नहीं लगाई सकते। तो ये सब चीज़ें हमें इमरजेंसी लगने के बाद समझ में आई दैट कुछ अभी भी चेंजेस बाकी हैं, अब हमें और पक्का करना पड़ेगा अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को। और हमें पता चल गया कि वी कैन नॉट लिव विदाउट द डेमोक्रेसी, हमें वीकनेस पता लग गई और स्ट्रेंथ पता लग गई। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, हमें वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टी अभी मुझे भी पता चल गई ये चैप्टर पढ़ते हुए। पहले मैं जब तुम्हें राइट टू फंडामेंटल राइट्स पढ़ाती थी मैं कहती ठीक है राइट टू इक्वलिटी ये है, राइट टू जस्टिस ये है। अब जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो तब मुझे भी वैल्यू समझ में आई कि हमारे को जो सिविल लिबर्टी मिली है इट इज़ सो वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड थर्ड क्या था कि अगर इंटरनल डिस्टर्ब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई तो इमरजेंसी लगा देना। अब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब ये नहीं है कि 4 लोग धरने पे बैठे हैं पीसफुल तो तुम्हें इमरजेंसी लगा दोगे, नहीं। अगर आर्म्ड रेबेलियन हुआ, बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी हो गई, अगर दंगे फसाद होने लगे, गोली लेके लोग सड़कों पे उतर गए, हटो हटो हटो, अगर इस टाइप का हम रेबेलियन हुआ तब आप इमरजेंसी लगा सकते हो। दिस वॉज द लेसन दैट वी गॉट फ्रॉम द इमरजेंसी। तो दीज आर द पॉइंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आपको मेंशन करना हैगा, नोट्स में तुम्हें इसके डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो बस अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, पॉलिटिक्स आफ्टर। तो अब पढ़ेंगे पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी जब खत्म हुई उसके बाद क्या हुआ। तो 18 मंथ्स बाद डिसाइड करा कि अब नए इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट कितने समय तक इमरजेंसी हमारी चली, मैंने 1 साल बोला था। अगर हम फैक्ट से देखें तो 18 मंथ्स तक हमारी इमरजेंसी पीरियड रहा, एंड देन फ्रेश इलेक्शन होने का डिसाइड हुआ। तो जो इमरजेंसी के बाद का जो कुछ भी था वो सेफ डेमोक्रेसी पे, अब सबके पास एक मुद्दा आ गया था कि हमें डेमोक्रेसी बचानी है, एंड जो कुछ भी इमरजेंसी में हुआ उस बातों को लोगों के सामने रख के इलेक्शन की कैंपेन बनाई गई। लेट्स स्टडी लोकसभा इलेक्शंस 1977। लोकसभा इलेक्शन हुए मार्च 1977 में। 18 मंथ्स की इमरजेंसी के बाद डिसाइड हुआ कि फ्रेश इलेक्शन होंगे, एंड इस समय पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनको अब पहले से ही वो इकट्ठे आ रहे थे बिहार और गुजरात मूवमेंट में, एंड अब दे डिसाइडेड दैट दे विल मेक अ जनता पार्टी, जिससे कि जो वोट है वो डिवाइड ना हो, एंड दे मेड अ जनता पार्टी, एंड लीडर बने जयप्रकाश नारायण। तो एक पार्टी आई जिसने लॉन्च करा, मतलब सेफ डेमोक्रेसी का अपना नारा उन्होंने रखा, एंड उन्होंने रेफरेंडम करा जो कुछ भी इमरजेंसी में हुआ। उन्होंने सब कुछ लोगों के सामने कैंपेन क्या चलाई कि इमरजेंसी में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और मिडिल क्लासेस जो थी उन्होंने जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मिडिल क्लासेस को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया था, जो पहले उनको प्लेटफॉर्म जो उनका पास क्या था कि कांग्रेस, उनको अपनी मांगे पूरी करानी तो कांग्रेस, नाउ दे गॉट द न्यू प्लेटफॉर्म दैट वाज द जनता पार्टी। एक और पार्टी बनी जगजीवन राम की, वो कांग्रेस के ही एक लीडर थे, वो निकल गए कांग्रेस से और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, नाम रखा उसका कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी प्रो कांग्रेस थी, बट आगे चल के ये भी जनता पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैंगे। एंड क्यों होते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांटेड दैट जो वोट्स हैं वो डिवाइड ना हो। अब इलेक्शन डे आता है और जो रिजल्ट होता है वो बहुत सरप्राइजिंग होता है। कांग्रेस बुरी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार जाती है। आज तक कभी इतनी सीटें नहीं मिली होती कांग्रेस को, कांग्रेस लोकसभा के इलेक्शन हार जाती है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस लोकसभा के इलेक्शन
हार जाती है। 154 सीट्स ये जीतती है एंड टोटल 35% वोट्स, 1 मार्क है, यू हैव टू रिमेंबर इट। अब जनता पार्टी का क्या हुआ, जनता पार्टी बहुत अच्छी सीटों से जीत गई थी। अगर जनता पार्टी अलोन की बात करें तो 540 में से 295 सीट्स, लिखो रजिस्टर निकालो, लिखो टोटल सीट्स कितनी थी 545। कांग्रेस ने कितनी जीती 154, जनता पार्टी ने अकेले की कितनी जीती 295। और अगर एलाई जनता पार्टी प्लस लिखा है मैंने, मतलब कि अलाइज, जैसे एनडीए यूपीए अलाई है ना, वैसे जनता पार्टी का अलाई बना हुआ था उस समय पे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी उसमें थी उस समय पे, तो उन्होंने मिला के जीती थी 330। एंड अगर अकेले हम उसकी देखें जनता पार्टी की तो दैट वाज 295, लिख लो रजिस्टर में, याद हो जाएगा आपको। तो इस तरीके का हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया। और इसमें भी देखो ये देखा गया, जो नॉर्थ था वहाँ पे तो कांग्रेस हारी थी, बट साउथ में कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस नहीं हारी थी। क्यों नहीं हारी थी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में इमरजेंसी का जो प्रभाव आप एक तरीके से कह सकते हो वो डिफरेंट था। स्टार्टिंग में भी हमें बताया कि जो इमरजेंसी का जो आप कह सकते हो वो जो उसका जो इफेक्ट था डैट वाज मोर इन द नदर्न इंडिया एज कम्पेयर टू द सदर्न इंडिया। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत रेडिकल वेज से जो कुछ भी हुआ वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा था, साउथ इंडिया में कम हुआ था। इसीलिए जो साउथ इंडिया की काफ़ी स्टेट्स थी उनमें जो कांग्रेस है उसकी सरकार बन गई थी। बुक में मैप दे रखा है, यू कैन स्टडी इट। एंड नॉर्थ इंडिया की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार उस समय पर भी बन गई थी, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी। और इंदिरा गांधी एंड उनके बेटे संजय गांधी वो भी हार जाते हैं, यानी कि वो खड़े होते, इंदिरा गांधी खड़ी होती है रायबरेली से एंड उनके बेटे खड़े होते हैं संजय गांधी अमेठी से, 1 मार्कर है, दोनों वहाँ से अपनी हार जाते हैं। तो इट्स नॉट ए ईजी थिंग, इंदिरा गांधी हार गई। तो ये हुआ हमारा आफ्टर द इमरजेंसी जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट। तो अब सोचो कि जनता गवर्नमेंट का क्या हुआ। विद दिस हमारा हाँ ये कंप्लीट ही हो गया है कि साउथ में कौन कौन सी स्टेट्स में जीती थी। मैंने आपको बताया ना साउथ और नॉर्थ में डिफरेंट था, इतना ज़्यादा साउथ में इमरजेंसी नहीं देखी गई थी। तो उड़ीसा के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इमरजेंसी कम होगी एंड वहाँ पर सरकार बन गई थी कांग्रेस की। और अब मिडिल क्लासेस को एक न्यू प्लेटफॉर्म मिल गया था जनता पार्टी का। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 77 के इलेक्शंस थे वो खाली इमरजेंसी के बेसिस पे थे, नहीं। मिडिल क्लासेस को एक नई रे दिख रही थी कि अब हम जनता पार्टी से भी अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। अब जनता पार्टी का क्या हुआ, देखो जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो इनके पास 3 लीडर्स थे प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में आने के लिए। एक थे मोरारजी देसाई, शुरू से जो ओपोनेंट है इंदिरा गांधी के। दूसरे हो गए चौधरी चरण सिंह, ये भारतीय लोकदल के मिनिस्टर थे एंड ही वॉज फार्मर्स के लिए, ही वॉज फ्रॉम यूपी एंड ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे, बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे ये चौधरी चरण सिंह। एंड थर्ड वॉज जगजीवन राम फ्रॉम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो तीनों ही बिल्कुल भयंकर लीडर, कोई भी बना सकता था प्राइम मिनिस्टर। तो इनके बीच में टसल चल रही थी कौन बनेगा एंड एट दी एंड मोरारजी देसाई बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब देखो स्टार्टिंग में तो इन्होंने सरकार बना ली कि ये कह के कि इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, बट दे ऑल्सो लैक द विजन। इनके पास भी कुछ डिफरेंट नहीं था। भाई कांग्रेस थी, पॉपुलर अपराइजिंग क्यों हुई, करप्शन है, ये है, वो है, प्राइजेस राइज है। तो जनता पार्टी ने भी आके वो कुछ सुधार नहीं ला पाई। तो लोगों को लगने लगा व्हाट आर यू डूइंग। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं था जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में भी। थोड़े टाइम बाद लोगों के मन में से इमरजेंसी का गुस्सा भी निकल गया, अब समय के साथ सब सही हो जाता है। तो अब उनको भी चेंज चाहिए था, लोगों को चेंज चाहिए। तो जनता पार्टी कुछ करके दिखाओ। जब कुछ नहीं हुआ तो 18 मंथ्स के अंदर ही, लेस देन 18 मंथ्स में इनफैक्ट जो मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी की उनकी गवर्नमेंट बनी होती है हार जाते हैं। देखो ये शो हुआ हमें इमरजेंसी के बाद कि कोई भी ऐसी सरकार जिसके पास विजन नहीं है वो नहीं टिक सकती। तुम इमरजेंसी के बेसिस पे 18 महीने ही रूल कर सकते हो इमरजेंसी के मुद्दे पे। ज़्यादा समय तक अगर किसी सरकार के पास विजन नहीं है वो रूल नहीं कर सकती। तो 18 मंथ्स के अंदर ही जो मोरारजी देसाई बने थे प्राइम मिनिस्टर, ही लूज, सरकार गिर जाती है। अब नेक्स्ट सरकार बनाते हैं चौधरी चरण सिंह एंड उनको उस समय पे सपोर्ट कौन करता है, वही कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है उस समय पे। एंड विद इन 4 मंथ्स कांग्रेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, तो फिर से सरकार गिर जाती है। तो अब देखो क्या हालत हो गई थी इमरजेंसी के बाद भी। दिस वॉज शोइंग अस दैट अगर सरकार के पास विजन नहीं है तो सरकारें गिर जाएंगी। इंडिया को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स करे और उनको इम्प्लीमेंट भी करे। खाली कहने से कुछ भी नहीं होता है। तो विजन और प्लान की जो सबसे बड़ा लेसन हमें अगर इमरजेंसी का मिला था तो डैट वाज दैट विजन और प्लान के बिना जो गवर्नमेंट है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। दिस वॉज द वेरी बिग लेसन दैट वी गॉट इन द वी कैन से इमरजेंसी। उसके बाद
बार बार जब सरकारें गिर रही थी तो इलेक्शन तो होंगे दोबारा। अगेन इलेक्शन होते हैं जनवरी 1980 के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन, और उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है तो उसमें फिर से कांग्रेस टॉप पे पहुंच जाती है। जो जनता पार्टी जिसने पिछली बारी क्लियर मतलब बहुत अच्छे खासे सीटों से जीती थी, अब की बार जनता पार्टी हार जाती है बहुत बुरी तरीके से। एंड जो हमारी कांग्रेस होती है वो फिर से पावर में आ जाती है विथ 353 सीट्स। 353 सीट्स के साथ कांग्रेस पावर में आ जाती है। एंड हमें सीख मिल जाती है कि जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अगर कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट है, दैट कैन नॉट रिमेन इन द पावर। और ये जो 353 सीट्स मिली है ना कांग्रेस को फिर से इमरजेंसी लगाने के बाद 1980 में जो इलेक्शन हुए, ये जो सीट्स थी बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो पहले कांग्रेस जीतती थी। तो है यू सी, चाहे इमरजेंसी लगाई कांग्रेस ने, बट नहीं, जब जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई तो फ्रेश इलेक्शन हुए और बाद में फिर से कांग्रेस जीत गई। यानी कि जो अनस्टेबल गवर्नमेंट्स है वो नहीं चल सकती। तुम्हारे पास कोई एजेंडा है तभी जो गवर्नमेंट है वो चल सकती है। अब 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस आ जाती है। तभी एक कार्टून बना हुआ आपके उसमें, स्वीपिंग द पोल्स, फिर से झाड़ू मार देती है इंदिरा गांधी एंड वो फिर से अपनी सरकार बना लेती है, फिर से वो रूल करने के लिए आ जाती है। नाउ विल स्टडी द लेगेसी। देखो ओके, तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लेगेसी ऑफ इमरजेंसी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट स्टिल मैं आपको ग्लिम्स दे देती हूँ क्या है इसमें। इसमें हमें बताया, देखो अब कांग्रेस था वो पहले से, अब उसका जो तरीका था बिल्कुल चेंज हो गया था। कांग्रेस ने कहा नाउ आई एम अ प्रो पुअर एंड अ प्रो सोशल। एंड पहले जो कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी थी, हर टाइप के लोग कांग्रेस में होते थे, अब उसने वो अम्ब्रेला पार्टी वाला जो अपना करेक्टर था वो शेड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। सेकेंडली जो आइडियोलॉजी थी नॉन कांग्रेसिज्म, वो अपोजिशन पार्टीज़ में बहुत बढ़ गई थी। हमें दिखाई दिया कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, दे वर फॉलोइंग नॉन कांग्रेसिज्म। थर्ड हमें पता चला कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। बैकवर्ड या फिर ऑप्रेस्ड क्लास या फिर मिडिल क्लास भी, जो गरीब हैं, जो चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो, उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे ही जनता पार्टी को मिडिल क्लासेस का सपोर्ट मिला, जनता पार्टी इलेक्शन जीत गई। तो दिस वॉज द थिंग दैट वी केम टू नो अबाउट। नेक्स्ट हमें पता चला इमरजेंसी के बहुत तरीके से हमें पता चला दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इमरजेंसी जो रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन्होंने ये सोच के रखी थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय पे पावर में होगी वो इमरजेंसी में एक्सेस नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि वो इमरजेंसी का मिसयूज़ करेगी, इस बेसिस पे उन्होंने रखी थी। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इससे भी। एंड आगे हमें ये समझ में आया कि ये जो इमरजेंसी क्यों लगाई गई। ये कहा कांग्रेस ने कि पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, मास एगिटेशन मूवमेंट्स हो रहे थे। तो ये पता चला हमें कि येस, थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है मास एगिटेशन का ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऑन द रोज़मर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर, बट अब उनको कैसे डील करा जाए। ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, कोई भी मूवमेंट है, कोई नाखुश है, वो मूवमेंट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसको पॉलिटिक्स में कैसे डील करा जाए, दैट ऑल्सो वी अंडरस्टूड। तो ये 4-5 चीज़ें हमें समझ में आई आफ्टर द लेगेसीज, मतलब आफ्टर द लेगेसी ऑफ इमरजेंसी। यानी कि लेगेसी मतलब क्या, इमरजेंसी ने हमें क्या क्या सिखाया। लेगेसी मतलब यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी ने हमें क्या क्या सीख दे दी, ये ही इसका आप एक तरीके से मतलब मान सकते हो। तो विद दिस ये कंप्लीट हो गया ये जो पॉपुलर अनरेस्ट वाला। तो इसका सॉल्यूशन हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेगा, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स है, और में हमें डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ, किस तरीके से आगे चल के गवर्नमेंट ने ये जो सोशल मूवमेंट्स होते थे, रीजनल मूवमेंट्स होते थे, उनको डील किया। तो दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो विद दिस आपका ये इमरजेंसी वाला चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो ऐड टॉपिक्स हुए हैं, 4 टॉपिक्स जो इसमें ऐड हुए हैं 2020 के सिलेबस में, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ये चैप्टर। अगर तुमने एक बार ये वीडियो देख ली तो पूरी ज़िंदगी अपना ये चैप्टर नहीं भूलोगे तुम। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप जो एडेड टॉपिक है 2020 के वो पढ़ सकते हो, कोई बच्चा उन्हें नहीं छोड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 लिंक देखना, मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है 2020 के बच्चों को, फुल ऑन सिलेबस गिवन है पॉलिटिकल साइंस का, न्यू सिलेबस गिवन है। अगर आगे का भी कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है 2021 का आगे का, तो आई हैव टॉट फुल सिलेबस पॉलिटिकल साइंस, डिस्क्रिप्शन में प्लेस गिवन, यू कैन स्टडी। एंड बाकी सब्जेक्ट्स का भी, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल। इंस्टाग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।